आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का 2025 का मॉडल पेपर इस वीडियो में कराने चल रहे हैं। और यहाँ पर पूरे डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यहाँ पर आप लोगों को जो टाइम मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। और यहाँ पर जो पूर्णांक रहने वाला है 70 नंबर का आप लोगों को पूर्णांक रहने वाला है। आप लोगों को प्रारंभ में 15 मिनट को पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो बायोलॉजी का आप लोगों का पेपर है, आप लोगों का जो पेपर हल करेंगे ना 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। और सभी प्रश्न क्या रहेंगे? अनिवार्य रहेंगे। सभी प्रश्न क्या रहेंगे? अनिवार्य रहेंगे। यहाँ तीसरे पॉइंट में बताया गया आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यहाँ पर सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ दिया गया है क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना गया। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर ये पैटर्न है यहाँ पर एग्जाम का, एक एक नंबर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पहले उसके एक मॉडल पेपर को पहले बता देते हैं, उसके बाद इस पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर आज के सेशन में पूरी वीडियो में आप लोग का जो क्लास 10 बायोलॉजी का है ना पेपर पूरा हल करेंगे। पहले हम मॉडल पेपर को देख लेते हैं कैसा है हमारा मॉडल पेपर। यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर कितने बहुविकल्पी प्रश्न? यहाँ पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक नंबर का है। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका भी लिखना रहेगा। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा। यहाँ पर एक एक नंबर का रहेगा। 5 क्या रहेंगे? यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पर 5 नंबर का एक एक प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर इनको भी हल करना है यहाँ पर। और 4 नंबर क्या रहेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी क्या रहेंगे? एक एक नंबर रहेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न पार्ट 1। यहाँ कितने नंबर रहेंगे? 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर रहेगा। टोटल ये कितने नंबर रहेंगे? 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लघु उत्तरी पार्ट 2, यहाँ पे देखो 3-3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न में यहाँ पर दूसरे पार्ट में यहाँ बताया गया कितना क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर तीन नंबर के 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल ये 15 नंबर हो गए। यहाँ पर चौथे पार्ट में बताया गया यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न के यहाँ पर क्या है? सेकंड पार्ट है। यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ये 15 नंबर का है। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर 4 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर 3-3 नंबर रहेंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम 2025 पे यही पैटर्न सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे। टोटली 12 नंबर हो गए यहाँ पर 5वें वाले पार्ट में। छठे नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, यहाँ भी आप लोगों को 3 नंबर के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो टिप्पणी लिखने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आधे 1.5 नंबर का है। यहाँ पर पीसीआर यहाँ पर प्रतिबंध एंजाइम यहाँ पर 1.5 नंबर का है। यहाँ पर 3 नंबर का है। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग? यहाँ पर 3 नंबर का है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का है। यहाँ पर 4 प्रश्न है। यहाँ पर ये भी 3 नंबर का है, 12 नंबर का है यहाँ टोटल। इन सभी प्रश्नों को देखना। ये 7वां नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर 7वां 8वां 9वां ये सभी कितने नंबर प्रश्न है? यहाँ पर 5-5 नंबर प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर अथवा करके भी यहाँ पर या तो ऊपर वाला प्रश्न करें या नीचे वाला करें। यहाँ पर 2 में से एक करना है। यहाँ पर 5-5 नंबर प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करना है। 9 प्रश्न तक है। यहाँ पर जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया, टोटल कितने नंबर के? 5-5 नंबर पूछे गए हैं ये सब प्रश्न। अब इसके बाद हम देखते हैं पूरे पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का है, 2 नंबर का है और यहाँ 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर ये टोटल 70 नंबर का है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम। और यहाँ पर देखो 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे। यहाँ पर उत्तर के साथ में देखते हैं। यहाँ पर पादप कोशिका की दीवार मुख्यतः किसकी बनी होती है?
पादप कोशिका की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर ग्लूकोज है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है। यहाँ इस क्वेश्चन जो राइट आंसर जो मॉडल पेपर क्वेश्चन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर सेलुलोज होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ कुछ पॉइंट बताया गया यहाँ पर। व्याख्या, पादप कोशिका की दीवार सेलुलोज से बनी होती है जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर व्याख्या में क्या बताया गया है यहाँ पर, पादप कोशिका की दीवार सेलुलोज से क्या होती बनी होती जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, यह एक कोशिका की संरचना और मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉडल पेपर क्वेश्चन है यहाँ पर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ भाई, हृदय, यकृत, गुर्दा, अमाशय। 4 ऑप्शन देगा। यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर, यूरिया चक्र अर्निथियन चक्र यकृत में होता है। यह चक्र अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो शरीर में मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर, वाटसन और ग्रिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लेमार्क। 4 ऑप्शन देगा। यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा यहाँ पर वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, जेम्स वाटसन और यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहण का आधार है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? यहाँ पर वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? वसा, प्रोटीन, एटीपी और यहाँ पर NADPH कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर एटीपी और NADPH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की संरचना प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को एटीपी और यहाँ पर NADPH के रूप में संग्रहित किया जाता है जो एक डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए क्या होता है? उपयोग किए जाते हैं। उसके बारे में हमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त का शर्करा के स्तर को कम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त का शर्करा के स्तर को क्या करता है? कम करता है। इंसुलिन, ग्लाइकॉन, एड्रेनालाइन, यहाँ पर थायरॉक्सिन। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए ग्लूकोज की कोशिकाओं में प्रवेश करने में क्या करता है? मदद करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनुष्यों में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण किस क्रोमोसोम द्वारा होता है? 21वें क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, 22वें क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी Z और W क्रोमोसोम। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर X और Y क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर, मनुष्यों में लैंगिक निर्धारण X और Y क्रोमोसोम द्वारा होता है। XY संयोजन पुरुष और XX संयोजन महिला का निर्धारण करता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। आप जो क्वेश्चन कराने चल रहे हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। इसका हल देखते हैं यहाँ पर। पहले क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बता गया यह एक आनुवंशिक विकार जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र 44 होता है। यहाँ क्या होता है इसमें 47 हो गया, यहाँ पर 47 होता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर गुणसूत्र होता है यहाँ पर। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है यहाँ पर, यह एक आनुवंशिक विकार जिसमें महिलाओं में यक्ष गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। इसमें क्या होगा 44 प्लस यक्ष हो गया यहाँ पर, एक यक्ष कमी हो गया यहाँ पर, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा यहाँ पर। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर। नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा करती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। मियोसिस विभाजन में जन्म कोशिकाएं 2 बार विभाजित होती हैं जिसमें 4 शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में केवल आधे गुणसूत्र होते हैं। युग्मज, जिसे युग्मज के क्या कहते हैं, जाइगोट के निर्माण में अंडाणु से जुड़ते हैं यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? इसकी यहाँ पर उत्तर देखते हैं। यहाँ पर परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉइड होती है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर परागकण मात्र कोशिका में फूल परागकोश ईथर में पाई जाती है। यहाँ पर यह माइटोसिस विभाजन द्वारा 4 हैलाइड परागकणों का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में डिप्लॉइड कोशिका से गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सभी। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। इसका उत्तर है यहाँ पर, वह एंजाइम डीएनए है जो डीएनए के अणु खंडों को तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर डीएनए एक प्रकार की न्यूक्लियोटाइड एंजाइम है जो डीएनए अणु के फास्फोडाइरेक्ट बंधों से तोड़कर इसे छोटे छोटे खंडों में क्या करता है, विभाजित करता है। यह एंजाइम डीएनए के अपघटन में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बारे में हमें बताया गया है। यहाँ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सम्मिश्र में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? सम्मिश्र में परिकलित पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड, इसमें विभिन्न ट्रैफिक स्तरों पर जीवों की संख्या दर्शाई जाती है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया है, यह सीधा उदाहरण घास का मैदान, उल्टा परजीवी श्रृंखला हो सकता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जैवमंडल पिरामिड, इसमें विभिन्न ट्रैफिक स्तरों पर जीवों के कुल द्रव्यमान को दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न ट्रैफिकों स्तर पर जीवों के कुल द्रव्यमान को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह सीधा उदाहरण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या उल्टा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह ऊर्जा के प्रभाव को विभिन्न ट्रैफिक स्तरों को पर दर्शाता है। दूसरे पार्ट में बताया गया है, हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव ऊपरी स्तरों पर क्या होता है, कम होता है। उसके बारे में हमें बताया गया है। महत्व इसका देख लेते हैं। यहाँ पर यह पिरामिड सम्मिश्र ऊर्जा संख्या और जैवमंडल के वितरण को समझाने में क्या करता है, मदद करता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। अतिलघु प्रश्न 1 में देख लेते हैं। यहाँ पर पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रणाली, पक्षियों में लिंग निर्धारण XY प्रणाली पर आधारित होता है जो इंसानों की तरह होता है। मादा पक्षी में 2 विभिन्न लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर ZW होते हैं, जबकि नर पक्षी में 2 समान लिंग गुणसूत्र ZZ होते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं मादा और नर के गुणसूत्र। यहाँ पर नर पक्षी में क्या होता है, ZZ
के दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। मादा पंछी में क्या होता है, ZW में एक गुणसूत्र Z, दूसरा W होता है। अंडे में लिंग निर्धारण, पंछियों के लिंग का निर्धारण अंडे के अंदर होता है। जब अंडे का विकास शुरू होता है तो अंडे में Z और W गुणसूत्र के आधार पर तय होता है कि नर बनेगा या मादा बनेगा। यहाँ बात कर लेते हैं जैविक लिंग। जैविक लिंग क्या होता है, यदि अंडे में W गुणसूत्र होता है तो वह मादा पंछी बनेगा, यदि अंडे में Z गुणसूत्र होता है तो वह नर पंछी बनेगा। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मुर्गा और मुर्गी का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां मुर्गा ZW मादा होता है और मुर्गी ZZ क्या होता है, नर होता है। यहाँ उदाहरण में क्या बताया गया है, मुर्गा और मुर्गी का उदाहरण लिया जा सकता है यहाँ पर, जहां मुर्गी में क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्र होता है, ZW होता है, मादा होता है, और मुर्गा में क्या होता है, ZZ होता है। जैसे यहाँ पर पुरुष में होता है और यहाँ पर पुरुष और महिला में, ऐसे इसमें भी होता है। यहाँ निष्कर्ष का क्या लिखता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए ZW प्रणाली जिम्मेदार होता है, जिसमें मादा पंछी में ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर पंछी में क्या होता है, ZZ गुणसूत्र होते हैं। वाटसन तथा ग्रीक द्वारा प्रस्तुत, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत, इसको ये 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विकसित करता जेम्स वाटसन और यहाँ पर है फिशिस क्रिक ने 1953 में DNA की संरचना का खुलासा किया था। इसके मूल विचार क्या था, यहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर। वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना को डबल हेलिक्स के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब कि DNA की लंबी घुंघराले धाराओं के रूप में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पर इर्द गिर्द लिपटी होती हैं। यहाँ पर स्टैंड, यहाँ धाराएं देख लेते हैं आप। इसमें डबल हेलिक्स में 2 यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड स्टैंड होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। प्रत्येक स्टैंड पर एक यहाँ पर फास्फेट शुगर बैकबोन से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पर उसके बारे में हमको बताया गया है। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। दोनों स्टैंड में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। यहाँ दिए गए, यहाँ पर इसके 4 यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त बेस है। यहाँ पर एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ और यहाँ पर साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जोड़ता है। यह बेस जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बाइंड का उपयोग करते हैं। हेलिक्स का आकार क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर। डबल हेलिक्स का आकार 2 स्टैंड के बीच में लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई और 3.4 नैनोमीटर की ऊंचाई वाला होता है। मूल्य और प्रभाव इसका क्या है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। मूल प्रभाव क्या है, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल जीन के आनुवंशिक कोडिंग और DNA की यहाँ पर संरचना प्रक्रिया को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस मॉडल ने आधुनिक जीव विज्ञान के क्रांतिकारी बदलाव किया और यहाँ पर आनुवंशिक और जैविक विज्ञान के क्षेत्रों में अनेकों नई खोजों में क्या किया, प्रेरित किया। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। पुरस्कार यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। इस खोज के लिए यहाँ पर वाटसन ग्रीक के लिए यहाँ पर क्लिंकिस को यहाँ पर 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इसके निष्कर्ष क्या है, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डबल हेलिक्स मॉडल ने DNA की संरचना को समझने के लिए एक मील का पत्थर साबित किया। यह आधुनिक जैविक विज्ञान का आधार बना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वेच्छा नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर इसके चित्र की बात कर रहा है। यहाँ पर इसके चित्र को बताया गया। यहाँ पर ये क्या है, कौन सी हेडिंग था हमारा, वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत यहाँ का DNA के द्विकुंडली मॉडल का स्वेच्छा वाटसन क्रिक का जो यहाँ पर था, यहाँ पर उसके चित्र को बताया गया। यहाँ पर ऐसे चित्र बनेगा। यहाँ पर ये कैसा चित्र है, यहाँ पे एक हम बना के बता दे रहे हैं, ऐसे है। यहाँ पर ऐसे करके है। यहाँ पर इसको चित्र को देख लीजिएगा। यहाँ पर इसको पूरे विस्तार रूप से यहाँ देख लीजिए, एक दूसरे जुड़े हुए। यहाँ पर
ये शेप कैसा बनेगा यहाँ पर, एक ऐसे लेना, ये इधर से आया हुआ। यहाँ वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र है। इसमें विभिन्न बिंदुओं के सुगर फास्फेट वेब के बैकबोन आधार युग्म एटीजी एटीसीजी हाइड्रोजन बंद एंटीपेरल स्टैंड को स्पष्ट रूप से क्या हुआ है दर्शाया गया यहाँ पर, उसके बारे में हमें बताया गया। सिर्फ यहाँ पर चिन्ह इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर डिटेल बताना था। यहाँ पर जो पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिरक्षा क्या है, यहाँ पर प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा यहाँ पर है, प्रतिरक्षा का तात्पर्य शरीर की वह क्षमता है जो यहाँ पर रोग जनकों जैसे बैक्टीरिया वायरस के आक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसी में है, फाइटस में उत्तर यहाँ पर परिभाषा में यहाँ पर शरीर के रोगों को लड़ने के लिए उन्हें रोकने की क्षमता। प्रकार के यहाँ पर प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, जन्म से मौजूद आज प्रतिरक्षा जीवन के दौरान यहाँ विकसित की जाती है। यहाँ पर उसके अवयव क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सफेद रक्त WBC यहाँ पर है, सफेद रक्त कणिकाएं यहाँ पर, एंटीबॉडी यहाँ पर, प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर। महत्व क्या है यहाँ पर, संक्रमण से बचाव, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। इसके प्रभाव क्या है यहाँ पर, पोषण, व्यायाम और यहाँ पर टीकाकरण से प्रतिरक्षा मजबूत होती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्किड पौधे आम के पेड़ की शाखा पर जग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, एक हमारा प्रश्न यहाँ पर, इसको हम उत्तर देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया सपोषण पाशपोषित कहलाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सपोषण परपोषित का अर्थ क्या है, इसमें एक जीव लाभ प्राप्त करता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। आर्किड का लाभ क्या है, आम के पेड़ की शाखा उगकर आर्किड की ऊंचाई मिलती है जिसमें वह सूर्य का प्रकाश और हवा प्राप्त कर सकता है। आम का पेड़ क्या है, यहाँ पर आम के पेड़ पर आर्किड उगने से उसे कोई हानि नहीं होता है क्योंकि आर्किड उसे पोषण नहीं चूसता। महत्व के बारे में क्या बताया गया यहाँ पर, यह पारस्परिक क्रिया प्राकृतिक परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का क्या है उदाहरण, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए, यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण निम्नलिखित यहाँ पर बिंदुओं में समझाया जा सकता है। अपघटन चक्र का वर्णन क्या है, यहाँ पर मात्र जैविक पदार्थ जैसे यहाँ पर दिया गया है पौधे, जानवर, शव और यहाँ पर अन्य मृत जैविक अवशेष, उसके यहाँ पर अपघटन, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कवक, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव। पोषक तत्वों की यहाँ पर यह देख लेते हैं। यहाँ पर अपघट यहाँ पर मात्र जैविक पदार्थ को यहाँ पर विघटित कर पोषक तत्वों जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन मुक्त करते हैं। मिट्टी और यहाँ पर पौधों में पोषक तत्वों में पुनः उपयोग, मुक्त पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं और यहाँ पर पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आरेखी निरूपण क्या है, यहाँ पर मात्र जैविक पदार्थ है, अपघटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कवक और जीवाणु, यहाँ फिर बताया गया यहाँ पर पोषक तत्वों की रिहाई, यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि। और यहाँ पर बताया गया है पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर पांचवें पॉइंट के रूप में पौधों का विकास और यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में योगदान के बारे में बताया गया। इस प्रकार के अपघटन चक्र स्थलीय परितंत्र के पोषक तत्वों में क्या होता है, पुनः चक्रण करता है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणुधानी और यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी के बीच में तीन अंतर को स्पष्ट कीजिए। लघु बीजाणुधानी और यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी के बीच में तीन अंतर को स्पष्ट करना है। यहाँ पर उसको अंतर को देखते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर, एक साइड में यहाँ पर है लघु बीजाणु है, गुरु बीजाणु में अंतर बताना है। यहाँ पर पहले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर तीन अंतर बताना है। यहाँ पर
यह एक नर युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है, यह एक मादा, यह क्या करता है, नर युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है, यह क्या करता है, मादा युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है। इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तीसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, यह पराग कोष के रूप में पाया जाता है, यह बीजांड के रूप में पाया जाता है। ये तीनों अंतर हो गए यहाँ पर, उसके कुछ कार्य यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु धानु पराग कण का निर्माण करता है, गुरु बीजाणु भ्रूण कोष का निर्माण करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे समाज में लड़कियों को पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं क्यों सही नहीं है, यह क्यों सही नहीं है, इसको देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का लड़कियों के जन्म के लिए दोष केवल महिलाओं को देना वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक रूप से गलत है। कारण यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्य यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है। महिलाओं में केवल यक्ष गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में यक्ष और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। यदि पुरुष का यक्ष गुणसूत्र महिलाओं का यक्ष गुणसूत्र मिलकर भ्रूण बनता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि वाई गुणसूत्र महिला के यक्ष गुणसूत्र साथ यहाँ मिलकर भ्रूण बनता है तो लड़की का जन्म होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह धारणा यहाँ पर प्रीतिशात्मक सोच का परिणाम है। यहाँ पर महिलाओं का लिंग निर्धारण को दोषी ठहराते यहाँ पर यह महिलाओं के साथ अन्याय और यहाँ पर भेदभाव को बढ़ावा देता है। नैतिक दृष्टिकोण क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर किसी भी महिला को लिंग निर्धारण के लिए दोषी ठहराना अनैतिक और यहाँ पर अस्वीकार है। पुरुष और महिलाओं को दोनों समान रूप से इस प्रक्रिया में समझना चाहिए। समाज को संदेश क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लड़कियों और यहाँ पर लड़कों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस भ्रांति को समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक होता है। महिलाओं के साथ समान और यहाँ समानता का व्यवहार करना समाज की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संकर क्रॉस उदाहरण लेते हुए यहाँ पर मेंडल के प्रभाविता के नियम को व्याख्या कीजिए। यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है। यहाँ पर मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या उसको देखते हैं। मेंडल को प्रभावित नियम के अनुसार किसी जीन के दो भिन्न अलील होने पर यहाँ पर अलील दूसरे पर प्रभाव डालता है। क्या करता है, यहाँ पर प्रभाव डालता है, अपने लक्षण को व्यक्त करता है और यहाँ पर इसे प्रधान अलील कहते हैं। यहाँ पर जबकि यहाँ पर दूसरा अलील मंद होते हैं, इसे दबा कहते हैं। यहाँ पर इस जो दबा रहता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करते हैं। यहाँ पर मटर के पौधों में एक संकर क्रॉस होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया है, विशेषता बीज का आकार गोल और यहाँ पर क्या है, झुर्रीदार होते हैं। यहाँ पर गोल बीज क्या यहाँ पर प्रधान लक्षण होते हैं। यहाँ पर झुर्रीदार बीज क्या होते हैं, मंद लक्षण होते हैं। यहाँ पर संज्ञा बताया गया, यहाँ पर गोल बीज के लिए यहाँ पर जीनोटाइप प्रधान होता है, झुर्रीदार बीज के लिए यहाँ पर क्या जीनोटाइप होते हैं। यहाँ पर क्रॉस व्याख्या यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर माता पिता यहाँ पर गोल बीज RR, झुर्री बीज क्या RR होते हैं। या पीढ़ी के संतान क्या होते हैं, यहाँ पर सभी संतानों में जीनोटाइप्स होते हैं। यहाँ पर फलस्वरूप सभी बीजों में गोल होते हैं क्योंकि R प्रधान होता है। F2 पीढ़ी में क्या है, यहाँ पर F पीढ़ी और यहाँ पर RR के आपस में क्रॉस किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर RR में क्या बताया, अनुपात 1 लिया गया। यहाँ पर रूप में क्या बताया, गोल बीज लिया गया। यहाँ पर RR में 2 है, यहाँ पर अनुपात है, गोल बीज है। यहाँ पर इसका रूप क्या है, गोल बीज। यहाँ पर RR में क्या 1 है, झुर्रीदार। यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधान अलील में मंद अलील के प्रभाव डाला गया तो गोल बीज का लक्षण व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर मेंडल का नियम यह बताता है कि किसी लक्षण का प्रधान, मंद और प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DNA कुंडली में कौन सी विशेषता वाटसन और ग्रीक के DNA की यहाँ पर है प्रतिकृति के यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव रूप से यहाँ पर कल्पित करने के लिए सहयोग किया गया, इसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ बताया गया DNA की संरचना की विशेषता जिसने वाटसन और ग्रीक के सेमी कंजर्वेटिव प्रतिकृति सिद्धांत को यहाँ पर कल्पित करने के यहाँ पर सहयोग किया गया। यहाँ पर वह DNA की दोहरी कुंडली की संरचना है, उसके बारे में बताया गया। DNA की संरचना की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पूरक स्टैंड,
डीएनए में दो यहाँ पर पूरक स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक स्ट्रैंड से बेस यहाँ पर, दूसरे स्ट्रैंड से बेस पूरक होते हैं। एंटीपैरल संरचना यहाँ पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड विपरीत दिशा में चलते हैं, जो एक सही ढंग से यहाँ प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ बताया गया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की कमजोरी। डीएनए के यहाँ पर दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, जिसमें स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और नई प्रतिकृति के लिए यहाँ पर है टेम्पलेट तैयार करता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सेमी कंजर्वेटिव प्रतिकृति सिद्धांत क्या है यहाँ पर, वाटसन और क्रिक ने यह कल्पना कि यहाँ पर डीएनए की दोहरी कुंडली में से प्रत्येक स्ट्रैंड नई यहाँ प्राकृतिक के लिए यहाँ पर टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। सेमी कंजर्वेटिव प्राकृतिक संचरण चरण क्या है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर डीएनए मूल डीएनए में स्ट्रैंड अलग होते हैं। यहाँ पर स्ट्रैंड बॉन्ड टूटने में दो यहाँ पूरक स्ट्रैंड में अलग हो जाते हैं। दो नए पूरक स्ट्रैंड का संश्लेषण यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पुराने स्ट्रैंड में पूरक आधार जुड़ते हैं। ATGC के नियम के अनुसार होता है। परिणाम क्या है यहाँ पर, प्रत्येक नई डीएनए में अणु में एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके महत्व के बारे में बताया गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया परजीवी में जीवन चक्र का स्वच्छ यहाँ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर मलेरिया परजीवी में जीवन चक्र के दो मुख्य मेजबानों में पूरा होता है। यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। यहाँ पर मनुष्य में क्या होता है, यहाँ परजीवी मानव के शरीर में क्या होता है, विकसित करता है। मलेरिया परजीवी में जीवन चक्र यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य में जीवन चक्र स्पोरोजाइट चरण, संक्रमित मच्छर को काटने से यहाँ पर है स्पोरोजाइट मानव में खून में प्रवेश करता है। यकृत चरण क्या है, यहाँ पर स्पोरोजाइट यकृत कोशिकाओं में प्रवेश कर यहाँ पर मोजोजाइट बनाते हैं। यहाँ पर रक्त चरण क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मोरोजाइट लाल रक्त कोशिकाओं में RBC में प्रवेश कर जेफोजाइट बनाते हैं। जेफोजाइट RBC से यहाँ फोड़कर अधिकतर मोरोजाइट यौन कोशिकाओं में बनाते हैं। मच्छर का जीवन चक्र यहाँ क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गेमिटोसाइट का प्रवेश, जब मच्छर के संक्रमित मानव का खून चूसता है तो यहाँ पर गेमिसाइट मच्छर के पेट में प्रवेश करता है। यौन प्रजनन क्या है, मच्छर के शरीर में यौन प्रजनन के बाद यहाँ पर ओसिस्ट बनाता है। यहाँ पर स्पोरोजाइट निर्माण क्या है, यहाँ पर ओसिस्ट में यहाँ पर स्पोरोजाइट विकसित होकर मच्छर की लाल ग्रंथियों में पहुँचते हैं। मच्छर के अगले काटने पर यह चक्र पुनः शुरू होता है। नामांकित चित्र हम देख लेते हैं। यहाँ पर मच्छर के अंदर गेमिटोसाइट युग्मक ओसिस्ट यहाँ का स्पोरोजाइट होता है। यहाँ पर मनुष्य में क्या होता है, यहाँ पर स्पोरोजाइट यकृत होता है, मेरोजाइट होता है। यहाँ पर RBC में टेफोजाइट होता है, अधिक मेरोजाइट होगा यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, जैविक के अध्ययन में संक्रामक रोगों के लिए नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की हमारी सहायता की है। यहाँ पर जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन में ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार की हमारी सहायता की है। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह समझने में मदद मिली है कि रोग कैसे फैलते हैं, उनके कारक क्या हैं और उन्हें कैसे रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने की जैविक की भूमिका क्या है, यहाँ पर रोगों का कारण कैसे पहचाने, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैविकों की सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ को खोजने और उनकी संरचना कार्यप्रणाली को समझने में क्या होती है, मदद की। यहाँ पर उदाहरण के लिए प्लेग के लिए येसिनिया पेस्टिस, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। रोग के फैलाव का अध्ययन कैसे हुआ है, आप उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी रोगों के फैलाव को यहाँ पर पैटर्न के स्रोत और यहाँ पर संवेदनशील समूहों के अध्ययन करके रोकथाम के तरीकों को खोजे गए। यहाँ पर उदाहरण के लिए पानी, हवा, भोजन या जीव जंतुओं के माध्यम से रोग फैलने के तरीकों की पहचान की गई। यहाँ पर टीकों का विकास, जैविकी अनुसंधान, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान को समझा और यहाँ प्रभावित टीकों का विकास संभव किया। उदाहरण की बात करते हैं चेचक,
पोलियो, कोविड-19 जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाओं का निर्माण, सूक्ष्म जीवों को कार्यतंत्र का अध्ययन करके एंटीबायोटिक जैसे यहाँ पर पेनिसिलिन और यहाँ पर एंटीवायरल दवाओं का निर्माण किया गया। यह एक वायरल संक्रमणों के इलाज के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। स्वच्छता और रोकथाम उपायों को समझ, जैविकी ने रोगों के फैलाव को रोकने के लिए स्वच्छता, एंटी सैनिटाइजेशन, व्यक्तिगत हाइजीन के महत्व को समझाया गया। यहाँ पर उसके उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाथ धोने, स्वच्छ जल, भोजन का उपयोग, कीट नियंत्रण। यहाँ पर छठे पॉइंट बताया गया। यहाँ पर रोगों के निदान के लिए तकनीकें, जैव प्रौद्योगिकी और यहाँ पर जैविक विधियों को तेज एवं सटीक रोग निदान संभव है। यहाँ पर PCR तकनीक, एल्सा टेस्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, इम्यून सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा और यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक और यहाँ पर है इम्यूनोथेरेपी विकसित की गई। यहाँ पर जागरूकता और शिक्षा, जैविकी अध्ययन से रोगों के लक्षण, कारण, बचाव के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में मदद मिली। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरक को बढ़ाता है? जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? जैव उर्वरक यहाँ हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर, ये ऐसे प्राकृतिक उर्वरक हैं जिसमें यहाँ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, यहाँ शैवाल आदि यह मृदा की उर्वरता को यहाँ बढ़ाने में मदद करते हैं यहाँ पर और पर्यावरण को अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया यहाँ पर जैव उर्वरता मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव उर्वरता के यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया और यहाँ पर एजोस्पिरिलम नाइट्रोजन जैसे यहाँ पर स्थिर आकर उसे मृदा में क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। यह पौधों के लिए एक क्या प्रमुख पोषक तत्व है। अगले पॉइंट बताया गया उदाहरण के लिए दलहनी पौधों की जड़ों के लिए यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाना, जैव उर्वरक जैसे फास्फोर सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया मृदा में फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं जिसमें पौधों को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। जैविक पदार्थों का अपघटन यहाँ आप देखते हैं। यहाँ पर जैव उर्वरक जैसे यहाँ पर है स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, कवक मृदा जैविक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं। इसमें क्या होता है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर शैवाल का योगदान, नील हरित शैवाल और एजोला जल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और यहाँ पर है चावल की खेती में मृदा को पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर मृदा संरचना में सुधार यहाँ देख लेते हैं। जैसे उर्वरक मृदा को भौतिक गुणों में बेहतर बनाते हैं जैसे मृदा जल धारण क्षमता और यहाँ पर वातान यहाँ बताया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, कुछ जैव उर्वरता पौधों को यहाँ पर रोगजनक से बचाते हैं जिसमें उनकी वृद्धि और उत्पादन बढ़ता है। यहाँ पर उदाहरण में बताया गया यहाँ पर PGPR के बारे में बताया गया। यहाँ पर जैव उर्वरक के लाभ क्या यहाँ पर पर्यावरण को अनुकूल करते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हैं, मृदा की यहाँ पर है दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। निष्कर्ष क्या है यहाँ पर जैव उर्वरता मृदा की पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर मृदा की संरचना को सुधार कर यहाँ पौधों के लिए यहाँ पर अनुकूल वातावरण बनाकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वैक्यूलोरेसिस क्या है? यहाँ पर वैक्यूलोरेसिस एक प्रकार का संक्रमण यहाँ पर ये क्या है? वायरस है। वैक्यूलोर वायरस द्वारा उत्पन्न वैक्यूलोर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो मुख्य रूप से कीड़ों विशेषकर कीटों को संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। ये वायरस आमतौर पर कीटों कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उनके शरीर में रोगजनक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। वैक्यूल वायरस का समान विवरण क्या है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर संरचना वैक्यूलो वायरस दोहरी संरचना DNA के वायरस होते हैं। यहाँ पर ये वायरस वैक्यूलो वायरस परिवार के अंतर्गत आते हैं जो और कीटों के रूप में विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। संक्रमण का तरीका इसको देख लेते हैं। यहाँ पर
वैक्यूलर वायरस संक्रमित कीट के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनकी कोशिकाओं के गुणन करते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान वायरस संख्या बढ़ती है और यहाँ कीट की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर यह संक्रमण आमतौर पर कीट के पेट अन्य अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। सामान्य लक्षण क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वैक्यूलर वायरस में यहाँ पर संक्रमित कीटों के मृत्यु का कारण उनकी कोशिकाओं का टूटना और शरीर के यहाँ पर विषाक्त पदार्थ का निर्माण करना। संक्रमित कीटों में सुस्ती, कमजोरी और शरीर में कभी कभी आसपास पाउडर जैसी यहाँ पर संरचना बन सकती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रमुख प्रकार क्या यहाँ पर, जैसे कीटों में यहाँ पर वैक्यूलर वायरस आमतौर पर पाया जाता है। वाणिज्य उपयोग क्या है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कीट नियंत्रण, वैक्यूलर वायरस का उपयोग जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से यहाँ पर कीटों पर प्रभाव डालता है। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और रासायनिक कीटनाशक के बजाय कीटों का नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होते हैं। निष्कर्ष में वैक्यूलर वायरसेस कीटों में उत्पन्न होने के लिए संक्रमण प्रक्रिया यहाँ पर जिसमें वैक्यूलर वायरस कीटों के अंदर प्रवेश करते हैं, जिन्हें नष्ट करते हैं। यह वायरस उपयोग जैविक कीटों नियंत्रण में भी किया जाता है, कृषि लाभकारी होता है। निम्नलिखित टिप्पणी, पीसीआर, पहले बात कर लेते हैं पीसीआर क्या है यहाँ पर उसके बारे में। पीसीआर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी जैविक तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए में विशेष खंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह विधि 1893 कार्ल वेजल द्वारा विकसित की गई थी। इसके लिए उन्होंने 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पीसीआर कार्य सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं। पीसीआर में डीएनए के एक छोटे खंड के लाखों प्रतियों में बढ़ाया जाता है, जिसमें यहाँ पर खंड का अध्ययन करना संभव हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरण में पूरी होती है। डीएनए डीनेचुरेशन, सबसे पहले तापमान को 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, जिसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, यहाँ पर डीनेचुरेशन कहते हैं। एनीलिंग क्या है यहाँ पर, एनीलिंग। इसके बाद तापमान को 50 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर घटाया जाता है, जिसमें यहाँ प्राइमर टेम्पलेट डीएनए में से जुड़ जाते हैं और उन्हें एक दिशा में जोड़ते हैं। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि, यहाँ क्या है, लंबाई में वृद्धि। इसके बाद यहाँ तापमान 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, जिसमें डीएनए यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम नए यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। यह चक्र 20 से 40 बार दोहराया जाता है, जिसमें छोटे डीएनए खंड लाखों प्रतियां में उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पीसीआर का उपयोग बताना, यहाँ पर पीसीआर का उपयोग डीएनए का विश्लेषण, जेनेटिक अध्ययन, यहाँ पर आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए यहाँ पर पैतृक परीक्षणों का इसका उपयोग किया जाता है। रोग पहचान, बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए को पता लगाने के लिए यहाँ पर जैसे कोविड-19 परीक्षण में पीसीआर का उपयोग। फोरेंसिक जांच, अपराध स्थल पर प्राप्त छोटे डीएनए नमूनों को बढ़ाकर अपराधियों की पहचान में मदद करता है। विकासात्मक जैविकी, पादपों में यहाँ पर जीवों को जेनेटिक अध्ययन में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, उसका निष्कर्ष बताया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, यहाँ पर प्रतिबंध एंजाइम जिन्हें यहाँ पर रिस्टिशन, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। ऐसे में एंजाइम होते हैं यहाँ पर जो विशेष डीएनए अनुक्रमों की पहचान कर उन्हें काटने का काम करते हैं। ये एंजाइम अक्सर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य बैक्टीरिया के वायरस से बचाना होता है। प्रतिबंध एंजाइम का कार्य, विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की पहचान। प्रतिबंध एंजाइम विशेष डीएनए अनुक्रमों को पहचान करते हुए आमतौर पर 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अनुक्रम में पलटकर ये होते हैं यहाँ पर, यानी उनके दोनों स्ट्रैंड पर पढ़ने का तरीका समान होता है। डीएनए काटना, एक बार जब एंजाइम अपने लक्षित अनुक्रमों को पहचान कर लेता है तो उस स्थान पर डीएनए को काटता है। इस प्रकार डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। डीएनए के जोड़ने का कार्य, यह एंजाइम वायरस या अन्य विदेशी डीएनए के प्रभाव को समाप्त करने के लिए काम करते हैं ताकि बैक्टीरिया के जीनोम को सुरक्षित रहे। प्रतिबंध एंजाइम के प्रकार, टाइप्स, यहाँ दिखा, ये एंजाइम लक्ष्य डीएनए को पहचानने के बाद काटते हैं, लेकिन इनके कार्य असमान होता है और ये लक्ष्य साइट से दूर स्थित साइट को काटते हैं। ये सबसे सामान्य होते हैं और इनका उपयोग इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में अधिक किया जाता है। ये एंजाइम सिर्फ लक्ष्य डीएनए अनुक्रम पर ही काटते हैं और लगभग हमेशा प्लेसीड अनुक्रम को पहचानते हैं।
ये अनुक्रमों के साथ साथ एक छोटी दूरी पर डीएनए को काटते हैं। इनका उपयोग कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है। प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग। जीन क्लोनिंग। जीन इंजीनियरिंग में प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग डीएनए के काटकर विशेष जीन या डीएनए खंडों में अलग करने के लिए फिर उन्हें अन्य जीवों को डालने के लिए किया जाता है। डीएनए के विश्लेषण। विभिन्न पैटर्न का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग डीएनए के विश्लेषण में किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रेस, यहाँ पर फ्रेगमेंट लेंथ, यहाँ पर पॉलीमर्जिंग की विधि में किया जाता है। डीएनए के यहाँ पर निर्धारण। इन एंजाइमों का उपयोग डीएनए अनुक्रमों के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जिनमें यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अनुक्रमित किया जाता है। डीएनए का विश्लेषण यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस में डीएनए को पहचानने के लिए काटने के लिए यहाँ प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? इसके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र में व्यापक उपयोग। यहाँ पर यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने और फसल सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए, यहाँ पर पर्यावरण चुनौतियों को निपटने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान प्रदान करता है। जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के मुख्य उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। आनुवंशिक संशोधन। जैविक रूप से संशोधन फसलें। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों और आनुवंशिक गुणों के आधार सुधार के लिए किया जाता है, जैसे कीटों और रोगों को प्रतिरोधी, सूखा सहनशील, उच्च पोषक तत्वों वाले पौधों में विकास किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कीटों के प्रतिरोधी होते हैं यहाँ पर स्वच्छता से पानी में उगने वाली चावल की किस्में। रोग प्रतिरोधी फसलें, रोगों की कीटों की सुरक्षा। और आनुवंशिक रूप से यहाँ पर परिवर्तित फसलें ऐसे गुण यहाँ विकसित कर सकते हैं यहाँ पर जो उन्हें वायरस, बैक्टीरिया और यहाँ फंगस से सुरक्षित रखें। यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, नारियल, पाम, यहाँ पर चावल किस्में यहाँ बैक्टीरिया के फंगस से बचाने में सक्षम होते हैं। फसल की पैदावार की वृद्धि। सुधारी हुई फसलें, जैसे यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम किया जाता है, जैसे यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली बीज किस्में विकसित करना। उदाहरण में ज़्यादातर गेहूँ उत्पादन में मक्का की किस्में। पोषक तत्वों की बढ़ोतरी। फसलों में यहाँ पर पोषक तत्वों की वृद्धि। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, जैसे यहाँ पर है विटामिन और यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, विटामिन ए यहाँ पर समृद्ध यहाँ पर आयरन युक्त चावल। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण। जैविक यहाँ पर तरीके यहाँ खरपतवार के नियंत्रण। जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीके से यहाँ विकसित करने में किया जाता है। उदाहरण में बात कर लेते हैं, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक और जो यहाँ पर्यावरण कम प्रभाव डालते हैं। मृदा की बात कर लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य उर्वरक। यहाँ पर इसको बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिली, यहाँ पर इसको देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का निपटना, इसके बारे में बताया गया। कृषि अपशिष्ट में पुनः उपयोग, इसके बारे में पूरा दिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा लंबा ना होने पाए वीडियो। यहाँ परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर परजीवी जंतु, परजीवी वे होते हैं जो दूसरे के यहाँ पर शरीर में रहकर यहाँ पोषक तत्वों में सेवन करते हैं, जिसके कारण मेजबान नुकसान पहुँचाता है। परजीवी का जीवन मेजबान पर निर्भर करता है। यह उससे अपने जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शोषण करते हैं, और परजीवी संबंध हमेशा एक यहाँ पर जीवित मेजबान से होता है। इसका कारण यहाँ मेजबान शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर परजीवी के प्रकार क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ईटो परजीवी और यहाँ पर एक्सो परजीवी। ईटो परजीवी क्या होता है, जो मेजबान के शरीर के अंदर होता है। इसमें जो एक्सो परजीवी क्या है, यहाँ पर जो मेजबान शरीर के बाहर होता है। परजीवी जंतु का उदाहरण क्या है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मलेरिया परजीवी। मलेरिया एक प्रसिद्ध परजीवी रोग है, यहाँ पर नामक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी इंसान के शरीर में यहाँ पर एनोफिलीस मच्छर काटने से प्रवेश करता है और लीवर और रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। यह मेजबान की रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिसमें बुखार, ठंडक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मच्छर के शरीर में प्रजनन करता है, और जब मच्छर फिर से यहाँ पर किसी व्यक्ति को काटता है, और यह परजीवी उस व्यक्ति के शरीर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर अंतर यहाँ दिया गया है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर उत्पादन एवं अपघटन, उत्पादन एवं अपघटन, उसके अंतर को देखते हैं। यहाँ पर
उत्पादन और अपघटन में दोनों जैविक प्रक्रियाएं, लेकिन यहाँ पर उनके उद्देश्य और प्रक्रिया अलग अलग होती है। पहले बात कर लेते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जीवों द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, विशेष रूप से ऊर्जा और जैविक पदार्थों के यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा मुख्य रूप से पौधों अन्य उत्पादकों जैसे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में होती है। यहाँ पर मुख्य उदाहरण क्या है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, पौधों में सूर्य प्रकाश उपयोग करके यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दूसरे पॉइंट बताया गया यह ऊर्जा उत्पादन करने का तरीका है यहाँ पर जिनमें अन्य जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन और अन्य जैविक पदार्थों का निर्माण, पौधों और अन्य उत्पादन पोषक तत्वों का उपयोग करके यहाँ पर जैविक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अपघटन क्या हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मात्र विघटित जैविक पदार्थों का सरल और यहाँ पर अधिक स्थिर रूपों में बदल जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक प्रमुख योगदान होता है, जिसमें मात्र जीवी अवशेष तोड़ता है जिन्हें खनिजों और सरल तत्वों में बदल सकता है। मुख्य उदाहरण क्या है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मात्र जैविक पदार्थों का विघटन, जैविक तत्वों का पुनः चक्र, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब उनमें उत्पादन और अपघटन क्या अंतर यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला अंतर यहाँ पर उत्पादन में जैविक पदार्थों का ऊर्जा का निर्माण, अपघटन में क्या मात्र जैविक पदार्थों का विघटन में पुनः उपयोग। दूसरे पॉइंट में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया में क्या है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा और जैविक पदार्थों का निर्माण। दूसरे पॉइंट यहाँ बताया गया अपघटन में पदार्थों का मात्र पदार्थों में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जाता है। मुख्य उदाहरण क्या है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण, और यहाँ बताया गया मृदा में जैविक अपशिष्ट का विघटन, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में क्या बताया गया, यहाँ पर पौधे और अन्य उत्पादक जीवों में होता है। यहाँ पर बताया गया है इसमें सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और यहाँ कवकों को द्वारा होता है। परिमाण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊर्जा और जैविक पदार्थों का उत्पादन, यहाँ बताया गया है पोषक तत्वों में पुनः सृजन और जैविक पदार्थों का नष्ट होना। यहाँ पर उसके निष्कर्ष बारे में बताया गया है। परजीवी और यहाँ पर समयोजिता के बारे में, यहाँ दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। परजीविता और यहाँ पर है समयोजिता, दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच अंतर प्राकृतिक रिश्ते हैं यहाँ पर, लेकिन इन दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि यहाँ पर परजीविता में एक जीव दूसरे का शोषण करता है और यहाँ पर समयोजिता में दोनों जीव का एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। परजीविता पहले देख लेते हैं। यहाँ पर परजीविता एक प्रकार के यहाँ पारस्परिक होती है यहाँ पर, जिसमें एक जीव परजीवी दूसरे जीव में मेजबान के शरीर में जीवन यापन करता है, उसका पोषण करता है, जिसमें मेजबान को नुकसान होता है और परजीवी जीव को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मेजबान शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस रिश्ते में परजीवी को लाभ होता है जबकि मेजबान को हानि होता है। मुख्य उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। मलेरिया परजीवी, यह परजीवी इंसान के शरीर में एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से प्रवेश करता है, रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। कृमि क्या यहाँ पर ये परजीवी होते हैं और आत्मेरा का पोषक तत्वों का सेवन करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। समयोजिता यहाँ क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर समयोजिता का संबंध हुआ जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों को एक दूसरे के साथ क्या होता है अस्थायी रूप से जुड़ी होती है और यहाँ पर एक दूसरे को लाभ प्राप्त करते हैं। समयोजिता तीन प्रकार के होते हैं। सकारात्मक समयोजिता है और यहाँ पर निरपेक्ष समयोजिता है। यहाँ पर दोनों पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक समयोजिता, दोनों जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। पौधों में मक्खियाँ पौधों के फूल पर जाकर परागकण करती हैं और ये बदले में उन्हें फूल के रस मिलता है। निरपेक्ष समयोजिता के यहाँ पर एक जीव का लाभ होता है, दूसरे जीव को कोई लाभ या हानि नहीं होता। उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाथी और घास में रहने वाले कीड़े हाथी के शरीर में चिपक जाते हैं और हाथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विरोधी समयोजिता के यहाँ पर एक जीव को हानि होता है जबकि दूसरे को लाभ नहीं होता है। उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर पौधों का अपशिष्ट एक पौधा दूसरे पौधों को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर खुद का कोई लाभ नहीं प्राप्त करता। यहाँ पर दोनों में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले संबंध के प्रकार, एक जीव दूसरे का शोषण करते हैं जिसमें उसे नुकसान होता है। समयोजिता में क्या है, यहाँ पर दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ हानि में परजीवी को लाभ और मेजबान को हानि होता है। इसमें क्या बताया गया, दोनों जीवों को समयोजिता प्रकार के आधार पर लाभ या हानि होता है। प्रकार में बात करते हैं। एकल प्रकार का शोषण आधारित होता है। इसमें क्या तीन प्रकार, सकारात्मक समयोजिता, निरपेक्ष समयोजिता और विरोधी समयोजिता। मुख्य उदाहरण क्या है यहाँ पर मलेरिया परजीवी और कृमि, यहाँ पर टिक्स है। यहाँ पर
यहाँ पर है पौधों और मक्खियों में सकारात्मक समझौता और हाथी में कीड़ों में निरपेक्ष समझौता होती है। यहाँ पर जीवों की स्थिति, परजीवी जीवों के लिए लाभकारी और मेजबान के लिए हानिकारक, दोनों जीवों के लिए लाभकारी या निरपेक्ष है। यहाँ उसके निष्कर्ष बारे में बताया यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्यों में नर जनन तंत्र सचित्र वर्णन कीजिए, उसके इसमें शुक्राणु कहाँ पर संचित रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, उसके बारे में हम क्वेश्चन यहाँ पर। मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है यहाँ पर। मनुष्य में नर जनन तंत्र पुरुषों में प्रजनन अंगों का वह समूह है यहाँ पर जो शुक्राणुओं का निर्माण, भंडारण और यहाँ निषेचन के लिए आवश्यक होता है। यह तंत्र दो मुख्य कार्य करता है, शुक्राणुओं का निर्माण और यहाँ पर बाहरी वातावरण के निषेचन के लिए स्त्री और गर्भाशय तक पहुँचना। नर जनन तंत्र प्रमुख अंग अंडकोश और क्या है, अंडकोश है यहाँ पर, और यहाँ पर है एपिडीमिस यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर वस डिफेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर सेमुअल वेसिकल है यहाँ पर, पोस्टेड ग्रंथि है यहाँ पर, उथा है यहाँ पर, पेनिस है, इसके क्या है कुछ पार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं आप उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एपिडीमिस में शुक्राणु संचित रहते हैं यहाँ पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं और जब यहाँ पर यौन उत्तेजना के दौरान निषेचन के लिए आवश्यक होता है तो वहाँ पर वस डिफरेंस के माध्यम से यह मूत्र मार्ग तक पहुँचाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड क्या है यहाँ पर, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कोड वह प्रणाली है यहाँ पर जिसमें डीएनए के यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उपक्रम से यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर अमीनो अम्ल की यहाँ पर अनुक्रमों को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर यह कोड जीवन के सभी जीवों के समान रूप से कार्य करता है। यह आनुवांशिक जानकारी की संरचना का तरीका है। आनुवांशिक कोड की मदद से यहाँ पर कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो जीव के शारीरिक कार्यों के लिए क्या आवश्यक है। आनुवांशिक कोड की विशेषताएं क्या यहाँ पर, तृतीय कोड यहाँ के बारे में बताना है, यहाँ पर कोडोन के बारे में बताना है, यहाँ पर द्विआर्थी के बारे में बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर है बिल्कुल विशेष के बारे में बताना है यहाँ पर, उसका क्या है यहाँ पर सामान्य के बारे में बताना है, उसके यहाँ पॉइंट बताया गया यहाँ पर। और यहाँ पर निष्क्रिय कोडोन के बारे में बताया ना, आरंभ कोडोन के यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताना है। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पर जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाति विविधता 22% और जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। यहाँ बताया गया पादपों में जाति विविधता जंतुओं में तुलना में कम होती है, इसके पीछे कई कारण हैं। प्रजनन की विधियाँ, इसके बारे में यहाँ पर देखना है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर प्रजनन विधियों के बारे में। जंतु आमतौर पर यौन प्रजनन के द्वारा प्रजनन करते हैं जिसमें से अधिक आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। इसमें दो विभिन्न जंतुओं में है यहाँ पर नर और मादा के यहाँ पर गुणसूत्र मिलकर नए संयोजन बनाते हैं जिसमें विविधता का निर्माण होता है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए, यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्संयोजन की सीमाएं के बारे में बताया गया, यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर विकासात्मक गति के बारे में यहाँ पर बताया गया, उसके पॉइंट को देख लीजिए। शारीरिक रूप से संरचना में फर्क यहाँ बताया गया, उसको देख लीजिए। और निष्कर्ष के बारे में बताया गया। यहाँ कुछ आज के सेशन में यहाँ पर हमने क्लास 12 बायोलॉजी के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ बताया, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हल करके यहाँ बताया हुआ है कैसे यहाँ पर नीचे पॉइंट यहाँ पर सटीक पूरा जानकारी आप लोग को मिली है। यदि आप लोग हमारे चैनल नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 12 मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन यहाँ पर क्लास कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर 2025 का हमने इस क्वेश्चन पूरा हल बताए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।